नमस्कार। देखिए, कुछ कहानियां ना सिर्फ कागज पर छपे शब्द नहीं होती, वो हमारे जहन में ऐसे उतर जाती हैं कि एक बेचैनी सी, एक सिहरन सी छोड़ जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के अंधेरे गहरे गलियारों में उतरने वाले हैं। मंजिल सेन की कालजयी बंगाली कहानी के हाशे, जिसका मतलब है कौन हंसता है। पर यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये हमारे अपने मन के सबसे अंधेरे कोनों की पड़ताल है। एक ऐसा सफर जहां हकीकत और वहम के बीच की वो जो पतली सी लाइन होती है ना, वो मिट जाती है। और फिर एक ही सवाल बचता है कि असली डर बाहर की दुनिया में है या हमारे दिमाग के अंदर ही कहीं छिपा बैठा है। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक जाल की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। बाहर से किसी के हंसने की आवाज तैरती हुई आ रही है। इतनी रात को कौन हंसता है? कहानी की शुरुआत होती है इन दो लाइनों से। सुनने में तो एक आम सा सवाल लगता है ना, लेकिन असल में ये उस बवंडर की पहली दस्तक है जो एक इंसान की पूरी दुनिया को, उसकी हकीकत को हिलाकर रख देने वाला है। और ये इंसान कोई डरपोक या कमजोर दिल का नहीं है, यह है वीरेश्वर रॉय, एक मजबूत इरादों वाला, लॉजिक पर चलने वाला आदमी। और यही बात आने वाली घटनाओं को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है, क्योंकि जब एक ऐसा इंसान जो सिर्फ तर्क को मानता हो, उसका सामना किसी ऐसी चीज से हो जाए जिसे तर्क समझा ही ना सके, तो क्या होता है? तो आखिर ये हंसी का पूरा मामला है क्या, और इसकी शुरुआत हुई कहां से? चलिए अब ठीक से मिलते हैं वीरेश्वर रॉय से और जानते हैं पूर्णिमा की उन रातों के बारे में जिन्होंने उनकी शांत, कंट्रोल में चल रही जिंदगी में एक ऐसी दरार डाल दी जो फिर कभी भर ही नहीं पाई। तो हमारे नायक हैं वीरेश्वर रॉय, उत्तर बंगाल की पहाड़ियों में दुनिया से लगभग कटे हुए एक चाय बागान के मैनेजर। अब वीरेश्वर सिर्फ मैनेजर नहीं है, वो उस इलाके के मालिक हैं एक तरह से। उनका दबदबा है, उनकी इज्जत है, और सबसे बड़ी बात, उनकी हिम्मत के किस्से दूर दूर तक मशहूर हैं। वो एक ऐसे इंसान है जो न जंगली जानवरों से डरते हैं, न मुश्किल हालात के आगे कभी घुटने टेकते हैं। उनकी पूरी जिंदगी तर्क और नियंत्रण पर चलती है। और फिर एक दिन ये नियंत्रण टूटना शुरू हो जाता है। हर पूर्णिमा की रात जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं, एक भयानक, दिल दहला देने वाली हंसी की आवाज गूंजने लगती है। शुरू में तो वीरेश्वर इसे नजरअंदाज करते हैं, सोचते हैं कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन जब यह सिलसिला हर पूर्णिमा को दोहराया जाने लगा, तब उन्हें समझना पड़ा कि यह मजाक नहीं, ये कुछ और है। और असली खौफ की शुरुआत यहीं से होती है। वो हंसी सिर्फ और सिर्फ वीरेश्वर को सुनाई देती है। जरा सोचिए उस अकेलेपन के बारे में, उस बेबसी के बारे में। उन्होंने अपने नौकर से पूछा, उसने साफ मना कर दिया कि उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने एक पूर्णिमा की रात एक मेहमान को खाने पर बुलाया। ठीक 10 बजे वो हंसी फिर गूंजी, वैसी ही कर्कश, वैसी ही भयानक। वीरेश्वर ने मेहमान की तरफ देखा, पर उनके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ये वो पल था जब डर वीरेश्वर के दिल से निकलकर उनके दिमाग पर कब्जा करने लगा। क्या वो पागल हो रहे हैं? क्या उनकी अपनी ही सुनने की शक्ति उन्हें धोखा दे रही है? जिस दुनिया को वो एक ठोस हकीकत मानते थे, वो रेत की तरह उनके हाथों से फिसल रही थी। देखिए, एक तर्क पर चलने वाले इंसान के लिए सबसे बुरा सपना यही होता है कि उसे अपने ही दिमाग पर शक होने लगे। वीरेश्वर इस वहम से निकलने के लिए छटपटा रहे थे। उन्होंने ठान लिया कि अगर ये आवाज है तो इसका कोई ना कोई सोर्स तो होगा। वो इस रहस्य की जड़ तक पहुंचकर ही रहेंगे। और उनकी एक खोज उन्हें एक ऐसी जगह ले गई जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। खोजबीन करने पर वीरेश्वर ने पाया कि वो हंसी पास के ही एक वीरान, खंडहर हो चुके बंगले से आती थी। एक ऐसी इमारत जिसे वक्त ने और लोगों ने, दोनों ने भुला दिया था, जिसके बारे में तरह तरह की बातें थी कि वो जगह मनहूस है, कि वहां बुरी आत्माओं का डेरा है। हालत ये थी कि दिन की रोशनी में भी लोग उस घर के पास से गुजरने से डरते थे। और वीरेश्वर को अब पक्का यकीन हो गया था कि हर पूर्णिमा की रात इसी घर की अंधेरी दीवारों के पीछे से वो हंसी निकलकर उन तक पहुंचती है। अब सवाल सिर्फ हंसी का नहीं था, सवाल उस घर के स्याह अतीत का भी था। उस घर का राज जानने के लिए वीरेश्वर ने बागान के पुराने लोगों से बात की, और जो कहानी सामने आई उसने उनके भी रोंगटे खड़े कर दिए। बात है कोई 40 साल पहले की। उस घर में 2 भाई रहते थे। छोटा भाई एक भयानक दिमागी बीमारी का शिकार था। वो अक्सर हिंसक हो जाता था और उसका पागलपन पूर्णिमा की रातों में अपने चरम पर पहुंच जाता था। उसे काबू में करने का एक ही बड़ा ही क्रूर तरीका था। उसे कोड़ों से पीटा जाता था, और हर कोड़े के जवाब में वो दर्द से चीखता नहीं था, बल्कि पागलों की तरह जोर जोर से हंसता था। एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और पागलपन एक साथ घुले हुए थे। और फिर एक पूर्णिमा की रात सब हदें पार हो गई। उस भाई और उसकी देखभाल करने वाले के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। उस रात के बाद से
वो घर हमेशा के लिए वीरान हो गया। ये कहानी सुनकर वीरेश्वर को लगा कि शायद उन्हें जवाब मिल गया है। अब वीरेश्वर के सामने तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ हो रही थी, लेकिन ये तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। उन्हें पता था कि आवाज कहां से आ रही है और शायद क्यों आ रही है, लेकिन एक बहादुर और तर्कवादी इंसान होने के नाते वो इस शायद पर यकीन नहीं कर सकते थे। उन्हें सच अपनी आंखों से देखना था। उन्होंने फैसला किया कि अगली पूर्णिमा को वो डर कर बैठेंगे नहीं, बल्कि उस हंसी का सामना करेंगे, उस घर के अंदर जाकर। और फिर वो पूर्णिमा की रात आ ही गई। घड़ी में 10 बजते ही वो हंसी फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार वीरेश्वर भागे नहीं। वो अपनी टॉर्च और रिवॉल्वर लेकर उस खंडर की तरफ दौड़ पड़े। उनके दिल में डर तो था, पर उससे कई ज्यादा गुस्सा और सच जानने की जिद थी। उन्होंने घर के उस सड़े हुए दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी और वो चरमराता हुआ खुल गया। अंदर मकड़ी के जाले और मौत जैसी खामोशी थी, सिवाय उस हंसी के जो अब और भी साफ सुनाई दे रही थी, जैसे उन्हें बुला रही हो। आवाज उन्हें ऊपर की मंजिल पर एक बंद कमरे की तरफ खींच रही थी। उन्होंने उस कमरे का दरवाजा भी तोड़ दिया, रिवॉल्वर ताने हुए किसी भी चीज का सामना करने को तैयार। पर अंदर कुछ भी नहीं था। कमरा दशकों से खाली पड़ा था। धूल और अंधेरे के सिवा वहां कुछ भी नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन वीरेश्वर को लगा कि वो अकेले नहीं है। उन्हें यह साफ साफ महसूस हो रहा था, वहां कोई था, कोई ऐसी चीज जिसे वो देख नहीं सकते थे, छू नहीं सकते थे, लेकिन जिसकी मौजूदगी हवा में एक बोझ की तरह थी। एक अनदेखी निगाह जो उनके हर कदम, उनकी हर सांस पर नजर रखे हुए थी। ये किसी भूतिया जानवर का डर नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा डर था। ये अपनी हकीकत के टूटने का डर था। सोचिए, जब आंखें कहें कि कोई नहीं है, लेकिन पूरा वजूद चीख चीख कर कहे कि कोई है, तो किस पर यकीन किया जाए। सालों बाद उस एक पल को याद करते हुए वीरेश्वर कहते हैं, मुझ जैसे बहादुर आदमी की भी रीढ़ की हड्डी में बर्फीले पानी की एक धारा उतर आई। ये एक वाक्य नहीं, ये एक स्वीकारोक्ति है। ये उस वीरेश्वर रॉय की हार की कहानी है जो अपनी निडरता के लिए जाना जाता था। उस एक अनदेखे एहसास ने उसके तर्क को, उसकी हिम्मत को, उसके आत्मविश्वास को, सबको एक झटके में चकनाचूर कर दिया। वो वहां से जान बचाकर भागे, उस हंसी से नहीं, उस अनदेखी मौजूदगी के खौफ से। उस रात के बाद वीरेश्वर रॉय वो इंसान रहे ही नहीं जो उस घर में घुसे थे। वो अंदर से टूट चुके थे। वो समझ गए थे कि ये लड़ाई बंदूक से या हिम्मत से नहीं जीती जा सकती। ये एक ऐसी जंग है जिसे वो समझ ही नहीं सकते, तो फिर जीतेंगे कैसे? उस डर से बचने का उन्हें एक ही रास्ता दिखा, भाग जाओ। उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी, अपना रुतबा, अपना सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने वो चाय बागान हमेशा के लिए छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि वो उस हंसी, उस घर और उस भयानक याद को पीछे छोड़ आए हैं। तो वीरेश्वर उस जगह से तो चले गए, लेकिन क्या डर वहीं रह गया? क्या जगह बदल देने से हकीकत बदल जाती है, या कहानी का सबसे बड़ा और भयानक मोड़ अभी बाकी था? अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां सवाल ये नहीं रह जाता कि हंसी कहां से आ रही थी, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि वो हंसी असल में है क्या? कोई अलौकिक अभिशाप या फिर दिमाग का कोई गहरा वहम? और यहीं पर आकर कहानी एक आम भूत की कहानी से कहीं ज्यादा भयानक हो जाती है। सालों बाद एक नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू करने के बावजूद वीरेश्वर कहानी के नरेटर को बताते हैं कि असल में कुछ भी नहीं बदला। वो उस जगह से तो भाग आए, लेकिन वो हंसी उनके साथ आ गई। आज भी इतने सालों बाद हर पूर्णिमा की रात ठीक 10 बजे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उन्हें वो भयानक हंसी सुनाई देती है। घर पीछे छूट गया, लेकिन खौफ नहीं। तो अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं, 2 संभावनाएं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद खौफनाक है। पहली संभावना है अलौकिक, कि वो हंसी सच में उस पागल भाई की आत्मा की गूंज है, एक अभिशाप है जो उस घर से निकलकर अब वीरेश्वर से हमेशा के लिए जुड़ गया है। और दूसरी संभावना है मनोवैज्ञानिक, कि उस रात उस खंडर में हुए भयानक अनुभव ने वीरेश्वर के दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचाया कि वो टूट गया, और अब ये हंसी कोई भूत नहीं, बल्कि उनके दिमाग का ही एक वहम है। एक ऐसी आवाज जो असल में है ही नहीं, पर उन्हें हमेशा सुनाई देती है, एक घाव जो कभी नहीं भरता। पर वीरेश्वर खुद इस बारे में क्या सोचते हैं? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपनी एक ऐसी थियरी बताई जो इन दोनों संभावनाओं से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। वो कहते हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि पिछले जन्मों में मैं ही वो पागल था। जरा इस विचार की गहराई को समझिए। वीरेश्वर के लिए ये ना तो कोई भूत है और ना ही कोई दिमागी बीमारी।
ये उनके अपने ही कर्मों का फल है, उनके अपने अतीत का साया है जो जन्मों जन्मों से उनका पीछा कर रहा है। ये उनकी अपनी ही आत्मा की चीख है जिसे वो हर पूर्णिमा को सुनने पर मजबूर हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि 1993 में छपने के इतने दशकों बाद भी ये कहानी आज भी लोगों के जहन में एकदम ताज़ा है? क्यों इसे बंगाली साहित्य में साइकोलॉजिकल हॉरर का एक मील का पत्थर माना जाता है? चलिए इसकी भी पड़ताल करते हैं। के हाँ शे की महानता इसी बात में है कि ये आपको कोई बना बनाया जवाब नहीं देती। ये कहानी आपको एक चौराहे पर लाकर छोड़ देती है, जहाँ एक रास्ता भूत प्रेत की दुनिया में जाता है और दूसरा इंसानी दिमाग की अंधेरी गुफाओं में। ये कहानी हमें बताती है कि सबसे बड़ा डर अकेलापन है। ये दिखाती है कि कैसे एक सदमा, एक ट्रॉमा हमारी हकीकत को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये हमें सिखाती है कि असली हॉरर किसी खंडर मकान में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर होता है। ये कहानी सिर्फ वीरेश्वर रॉय की नहीं है, ये हम सबकी है। ये हमें मजबूर करती है कि हम खुद से पूछें कि हमारी अपनी हकीकत, हमारा अपना सच कितना मजबूत है। और अंत में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। आखिर कौन हंसता है? क्या ये उस जमाने में कैद उस भाई की दर्द भरी हंसी है, या ये खुद वीरेश्वर का टूट चुका मन है जो अपनी ही बेबसी पर हंस रहा है, या फिर ये कायनात का एक क्रूर मजाक है जो इंसानी तर्क और हिम्मत पर हंस रहा है? कहानी खत्म हो जाती है, पर यह सवाल और वो हंसी हमारे जहन में हमेशा के लिए गूंजती रहती है।